Hello everyone, I am Krishnavdeep Kaur and we are doing post-colonial theory. Today we will discuss about the things fall apart by Chinua Achebe. अगर आप ये वाली स्टोरी को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि पोस्ट कॉलोनिज्म क्या है, उससे पहले कैसे थी कॉलोनीज आई थी, जब उसके बाद कैसे हुआ, उनका कल्चर कैसे था, कैसे ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर डोमिनेशन किया और उस टाइम पर जो राइटर्स हुए उनकी क्या कंडीशन थी, वो क्यों चाहते थे कि ये सब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएं। उन्होंने उनके ऊपर राज किया, उनको एक्सप्लॉइट किया, उनके ऊपर प्रभाव डाला। कुछ लोग इससे प्रभावित हो गए और कुछ जो चाहते थे कि वो यहाँ से चले जाएं। तो उन्होंने ये सारी सिचुएशंस, ऐसी ट्राइब्स की सिचुएशन जो बिल्कुल इग्नोरेंट थी, उनको, नाइजीरिया का ये राइटर है, तो इन्होंने अपनी ट्राइब्स के बारे में लिखा, चिनुआ अचेबे जी ने, कि कैसे उनके ऊपर अफेक्ट हुआ। तो उनको नेगलेक्ट फील किया जाता था, उनका क्लैश होता था, दो कल्चर का दिखाया गया, जैसे नाइजीरियंस का और ब्रिटिशर्स का। और इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज उनके लिए क्या थी, अपने कल्चर को बचा के रखने के लिए उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल किया। इग्बो कल्चर था उनका, जो जिस कबीले से वो संबंध रखते थे। तो ये एक पोस्ट कॉलोनियल नॉवल है जिसमें अगर आप अच्छे से स्टडी करके इसको फॉलो करोगे तो आपको सारी कंडीशंस क्लियर हो जाएंगी। थिंग्स फॉल अपार्ट जो कि 1957 में लिखा गया और पब्लिश्ड 1958 में हुआ, और इसमें थर्ड पर्सन ओमनीसेंट जो नरेटिव टेक्निक है वो यूज़ की गई है राइटर ने। चिनुआ अचेबे जो कि इनका ये फर्स्ट नॉवल माना जाता है और इसके लिए इनको अवार्ड भी मिला है। और ये चाहते हैं कि इनको, इनकी जो ट्राइब्स हैं उनकी लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री को ज़िंदा रखा जाए, और ब्रिटिशर्स के आने के बाद इनकी कल्चर, लैंग्वेज, हिस्ट्री, रिलीजन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, वो सब दिखाने के लिए इस स्टोरी के माध्यम से वो ये बताते हैं कि जिस तरह से ब्रिटिशर ने यहाँ पे रूल किया वो कितने खफा थे। और जॉयस कार्टी, मिस्टर जॉनसन appear to have negative impact and prompted Achebe to respond to the मीन्स, जो ये इनसे प्रभावित होकर इन्होंने लिखा था, और अपना जो टाइटल था वो सेकंड कमिंग W.B. Yeats की पोएम से लिया गया है। इसके अंदर जो एक मेन करेक्टर है ओकोंको, ये अपने बेटे नवोए से इतना प्यार नहीं करता था क्योंकि ये काफ़ी इरेगुलर था, काम करके खुश नहीं था। जबकि इकेम्फो जो था ये साथ ही किसी कबीले से आया था, तो इसको ये ज़्यादा प्यार करता था और एज ए सन ट्रीट करता था। लेकिन जब ये रेडू ने इसको कहा कि ये दूसरी कल्चर का है तो इसको मारना पड़ेगा, तो ओकोंको ने इकेम्फो को मार डाला क्योंकि ये दूसरी कल्चर से बिलोंग करता था। लेकिन जब इस ओकोंको बाई चांस इसकी गोली से इसी के कबीले के किसी पर्सन की जो डेथ हो जाती है तो इसको पनिशमेंट दी जाती है। किसी और को मारने के लिए तो इसको कोई पनिशमेंट नहीं है, और अपने ही कहीं किसी और को गोली मार दी, अपने कबीले वाले को बाई चांस गलती से लगी, तो इसको 7 साल की सज़ा हो जाती है। लेकिन ये दिखता है कि उसके बाद पोस्ट कॉलोनियल जब फीचर्स आते हैं, अंग्रेज आते हैं, तो इसको सज़ा सुनाई जाती है और काफ़ी चेंज आ जाता है। इनकी सोसाइटी के अंदर चेंज आ जाता है, चर्च वगैरह खुल जाती हैं, स्कूल्स आ जाती हैं ब्रिटिशर्स के आने से, और इनके धर्म को नेगलेक्ट किया जाता है। तो ये तंग आके सुसाइड कर लेता है। तो इसके खुद की कंपनी, कॉलोनी वाले जो लोग होते हैं वो इसको कंधा तक नहीं देते क्योंकि ये इसने गलत किया था। नाइजीरियाज़ के हालात सारे दिखाए गए हैं, इनके ऊपर डोमिनेंस कैसे करते थे वो, धर्म को उनको परिवर्तन कर दिया गया, क्रिश्चियंस बना दिया गया जो इग्बो कम्युनिटी के लोग थे। यूमोफिया नाइजीरिया के अंदर ही जगह है, ये उनकी उस प्लेस की ये बात बता रहा है राइटर। तो इस तरह आप देखते हैं कि इनके रहना, खाना, पीना सब हम देखते हैं, इसमें ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं चिनुआ अचेबे जी। तो उस बंदे को मर के भी खुशी नहीं मिली, अपने ही धर्म वाले उसके साथ बुरा बिहेव करते हैं, और जो वो मिशनरीज़ के आने के बाद उनकी तरफ उनका ध्यान चला जाता है, और वो जब इसको 7 साल के लिए निकालते हैं तो वो मवेनियो, यूफीनिया से मवेनियो चला जाता है, जो कि उसकी मदर की जो कबीला होता है वहाँ पे वो चला जाता है, जब सदा काटता है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसको मैन बुकर प्राइज़ मिला इस के लिए, नॉवल के लिए 2007 में। और ये एक अच्छा माना गया फिक्शन था, जो इसमें क्लैश दिखाया गया, अफ्रीकन कल्चर का इन्फ्लुएंस है वाइट का, कि कैसे जो लोग थे उनसे हो गए इम्प्रेस और अपने ही कल्चर को भूलते जा रहे हैं।
अगर कोई चाहता है कि मैं स्ट्रॉन्ग दिखूं तो वो सोसाइटी को दिखाने के लिए इवन अपने मुंह बोले सन को मार देता है, लेकिन फिर भी सोसाइटी उसका साथ नहीं देती। नाइजीरिया के लोगों के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने इन्वेंशंस हुआ, यूरोपियंस आए उनके ऊपर राज किया। इब्कू कम्युनिटी के बारे में बताया गया, कॉलोनाइज्ड हुए वो, और आफ्टर कॉलोनाइजेशन उनकी क्या सिचुएशन थी, उनके ऊपर ब्रिटिशर्स का क्या प्रभाव था। यूरोपियन कॉलोनिज्म होने के बाद उनका ऊपर क्रिश्चियंस आ गए, क्रिश्चियनिटी का प्रभाव पड़ा, कल्चर का, सोशलिज्म का, सारा रिलीजन वगैरह उनका चेंज हो गया, जबकि वो चाहते थे अपने धर्म को बढ़ाना। ये चिनुआ अचेबे जी यही चाह रहे हैं कि उनका अपना कल्चर है, धर्म है, रहना खाना पीना सोना जो भी है, तौर तरीके जो भी उनके हैं वो वही ऐसे ही रहे, लेकिन लॉस ऑफ बिलीफ हो गया और वो खुद ही अपनी ट्राइब के लोगों को मारने के लिए मजबूर किए जा रहे थे दूसरों के द्वारा। तो चर्च वगैरह का जो प्रभाव पड़ा, और इसमें वो खुद तो कह रहे हैं कि आंसर मी बिफोर आई किल यू, अपनी बेटे के लिए ऐसे वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज का यूज़ हुआ, फ्रेमवर्क था कॉलोनीज़ के आने के बाद। ये सब इस नॉवल में दिखाया गया है। पॉजिटिव साइड भी दिखाई गया कि इब्गू जो है कैसे उनसे ऊपर प्रभावित होकर उनको इम्प्रेस हुए, सुपरस्टिशन से बाहर निकले, लेकिन वो खुद बिलीव भी करते थे। इविल फॉरेस्ट वगैरह था तो वहाँ पे ये घटना दिखाई है कि वो सोचते हैं कि वहाँ पे उन्होंने चर्च बनाई या कोई चोर खोला तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनकी सोच थी इस ज़मीन पे कुछ करेंगे हमें कुछ हो जाएगा, स्नेक बाइटिंग, हीरिंग, ये सब कुछ वो दिखाते हैं कि उनके अंदर भी सुपरस्टिशन से इंग्लिश लोगों के आने के बाद ये काफ़ी कुछ सही हुआ। थैंक यू।